गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है, वेलकम है। आप देखेंगे कल मैंने लेक्चर नंबर 1 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का। तो इसमें कल मैंने आपको क्लास 10th का जितना भी मैटर था उसका मैंने रिवाइज करा दिया था, ठीक है ना, जिसमें आपको टी रेशियो, आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल फॉर्मूले एंड पाइथागोरस थ्योरम एंड पीवीपी अपॉन एचएचवी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, इन सब से इंट्रोडक्ट करा दिया था। आज हम आपको ये बताना चाहते, कल मैंने जैसा कि कहा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आज हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। जो कल रेशियो पढ़े थे इनको हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं कहेंगे तब तक हम 11th की ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा, ये सेकंड चैप्टर का है तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। तो आप इतना ज़्यादा डीपली मत जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए इज एसोसिएटेड, ठीक है, इमेज, हम इमेज भी कह सकते हैं, एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ एनदर सेट वी इज कॉल्ड द फंक्शन और मैपिंग। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो कह रहा है कि समुच्चय सेट ए का ईच एलिमेंट एसोसिएट कर सकता है सेट बी के एक और केवल एक, ओनली वन और ओनली वन, मतलब एक अद्वितीय यूनिक एलिमेंट से ही क्या करता है, एसोसिएट करता है, दैट इज फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन को दर्शाने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये चिन्ह जो है टेंड्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू, अग्रसर होना, आगे की ओर प्रवृत्त करना, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन इस तरह से है तो इसमें एफ लगा दिए, तो दैट इज फंक्शन। अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको मैंने समझाया। तो सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है, देखिए ध्यान से, ये सेट ए है और ये सेट बी है, हम इसको फंक्शन में दिखा रहे हैं। तो 1 2 3, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया ए बी सी, 3 अवयव, और मैंने क्या बोला है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट एसोसिएट करता है किससे, सेट बी के अवयवों से। लेकिन इसमें एक कहानी छुपी हुई है, केवल विद एन एलिमेंट ऑफ एन अदर सेट वी, केवल एक और केवल एक ही अवयव से क्या करेगा, एसोसिएट करेगा या इमेज बनाएगा, अद्वितीय अवयव से ही एसोसिएट करेगा। जैसे 1 ए से, 2 सी से और 3 बी से, ये एसोसिएट कर रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एक और केवल एक अवयव से ही प्रतिबिंबित हो रहा है, इमेज बना रहा है या एसोसिएट कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि यहां पर कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, ये एलिमेंट है, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है। अब हम देखना होगा, और हमने यहाँ कह दिया 1 2 3, और ये इससे भी रिलेटेड है और ये इससे भी रिलेटेड है, ठीक है ना, ये इससे भी रिलेटेड हो गया और इससे भी रिलेटेड हो गया। तो क्या हुआ कि समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है, मीन्स ए अवयव है, वो समुच्चय बी के, सेट बी के किन्हीं 2 अवयवों से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है या रिलेटेड हो रहा है, उससे संबंधित हो रहा है। तो ये तो गलत है ना, ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन नहीं होगा। मैंने अभी डेफिनेशन में लिखाया, सेट ए इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ एनदर
सेट V एक और केवल एक अवयव से ही प्रतिबिंबित हो सकता है, वही फंक्शन होगा। ये रिलेशन की स्पेशल डेफिनेशन होती है। रिलेशन से जो स्पेशल बनता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, बिना फंक्शन के आगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 ABC। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको भी इससे कर दिया, इसको भी इससे कर दिया और इसको भी इससे कर दिया। अब ये सेट A है और ये सेट B है। मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि हमने फंक्शंस अभी नहीं पढ़ाया, तो इसलिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो यहाँ सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 1 एसोसिएट कर रहा है A से और 3 भी एसोसिएट कर रहा है A से। हो सकता 2 भी एसोसिएट कर रहा होता A से और 2 ने कर लिया B से। तो क्या हुआ, सेट A का ईच एलिमेंट एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ एनदर सेट V, अर्थात यूनिक एलिमेंट से ही तो रिलेटेड हो रहा है। किसी ऐसा तो नहीं है ना कि 1 A से कर रहा है तो 3 कर रहा है, तो 1 के लिए ये 1 हुआ और 3 के लिए भी ये 1 हुआ, मतलब एक ही तो अवयव हुआ। और ये इसके लिए एक ही सिंगल अवयव हुआ। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नॉट फंक्शन। ठीक है, ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट A का एक ही अवयव सेट B के किन्हीं 2 अवयवों से प्रतिबिंब बना रहा है। मीन्स कहने वाला 1 पॉइंट पे इसके 2 सेटअप नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इधर से और इधर का एक ही सेटअप बन जाए। ठीक है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि सेट A का ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ एनदर सेट V, यूनिक अवयव से, यूनिक एलिमेंट से ही करेगा तो ही फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। दैट क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू हम बता दें, जो हमारा फंक्शंस होता है वो उसमें ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि इसके जो फर्स्ट प्लेस पर जो होते हैं, जैसे 1 3 1 5 1 6 इस तरह से अगर आता है, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस है वो अगर सेम है, यदि सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, ये भी आप निर्धारित कर लें। यदि ऑर्डर पेयर में 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आर सेम, दिस इज नॉट फंक्शन, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। इस बात को आप तय कर लें। ठीक है ना, अगर यहां पर सपोज दैट 2 3 और 5 4 इस तरह आ जाता, हाँ, तो ये फंक्शन है क्योंकि यहां पर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, ये सेम है। इसलिए मैंने बताया ना, जब ये सेम होगा तो 1 का भी 3 से है, मान लीजिए 1 का भी 3 से है, ये हो गया, और 1 का 5 से भी है। तो मैंने लिखा है एक डेफिनेशन तौर पर, एनी फंक्शन कैन नॉट गिव, एनी फंक्शन कैन नॉट गिव 2 वैल्यूज एट 1 पॉइंट। कोई भी फंक्शन जो है एक पॉइंट पर 2 वैल्यू नहीं दे सकता है, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। पहले कह दिया, एनी फंक्शन कैन नॉट गिव 2 वैल्यूज एट 1 पॉइंट, नहीं देता, इसलिए वो फंक्शन नहीं। ये देखो 2 वैल्यू है तो 2 से एसोसिएट कर रहा, इसलिए। तो मैंने आपको समझाया केवल 1/1, यहां पे देखिए केवल 1/1 है ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। मैंने लिखा नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको जो फंक्शन की डेफिनेशन बताइए उसको मैं समझता हूं। और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो 100% फुलफिल करते हैं, इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। इसलिए टी रेशियो आर सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, नोट डाउन कर लें जब तक आप। हाँ बच्चों, देखिए अब मैं बात करूंगा sin x cos x tan x की। ठीक है, तो ये फंक्शन क्यों है। ठीक है, ये पहले रेशियो थे 10th क्लास तक, आज हम जो पढ़ रहे हैं 10th में हम इनको क्या बोल रहे थे, रेशियो। आज से हम इनको क्या बोलने लगेंगे, फंक्शंस। तो कैसे बोलेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू ले ली हमने 45, तो क्या x की 45 वैल्यू लेने पर sin 45 की 2 वैल्यूज आती है क्या, एक ही वैल्यू तो आएगी।
यानी कि 1 पॉइंट, वही वाली आ रही ना, एनी फंक्शन कैन नॉट गिव 2 वैल्यूज एट 1 पॉइंट, यानी कि π/4 पर जो भी वैल्यू है वो केवल 1/√2 ही होगी। 45 डिग्री पर साइन की कोई 2 वैल्यू आती हैं क्या? नहीं आती हैं। इसलिए या मान लीजिए हमने फंक्शन ऑफ x साइन 90 ले लिया, क्या ले लिया? साइन 90, यानी कि x = 90 डिग्री, यानी कि साइन 90, यानी कि साइन π/2 लिख दिया मैंने, वैसे कोई जरूरी नहीं, अभी छोड़ो, चलो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो एट एनी पॉइंट 90 डिग्री, तो 2 वैल्यूज तो नहीं दे रहा ना, तो आपने π/2 लिया और इधर क्या आ गया? 1। तो आप देखिए एक ही वैल्यू तो है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। जो फंक्शन की डेफिनेशन है सेट ए से सेट बी में एसोसिएट करने के लिए इसका प्रत्येक अवयव सेट बी के एक और केवल एक अवयव से ही क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसलिए ये सभी जो हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम। ठीक है, आज से आप जान लेंगे कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं साइन के लिए, कॉस के लिए, क्योंकि एक वैल्यू पर यानी कि फंक्शन की एक पॉइंट पर 2 वैल्यूज नहीं देते हैं, इसलिए सेम बिहेवियर करते हैं, सेम होते हैं, तो टी रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज आर सेम, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम बिहेवियर। दैट्स इट, इसको आप नोट कर। बच्चों, आज से आप अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो हमने बता दिया जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सेम रहते हैं, अर्थात sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। इन्हें आज से x के एंगल के रूप में व्यक्त किया गया है। थीटा आदि नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर हम x के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फंक्शन है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको कैलकुलस के अंदर x से डिनोट किया जाता है। तो सेम एज है, आपको बता दिया। आज से आप याद रखेंगे कि ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो सेम बिहेव करते हैं रेशियो की तरह। अब हम बात करेंगे, जो आज मेरा पहला टॉपिक है एंगल। सबसे पहला टॉपिक आता है एंगल। व्हेन अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, कोई इनिशियल पोजीशन है और OA, जैसे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन क्या हुई, यहाँ ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई A। अब वो कह रहा है कम्स इन द न्यू पोजीशन, कम्स इन द न्यू पोजीशन। सपोज दैट ये न्यू पोजीशन हो गई उसकी, और ये हमारी जो न्यू पोजीशन हुई वो क्या हो गई? OB। ये OA रेज हो गई और ये, तो बच्चों फिर से एक बार समझ लेते हैं। व्हेन अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन में है, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट। यहां से कोई रे जब जाती है तो ये इनिशियल रे हो जाती है। OA कम्स इन द न्यू पोजीशन OB आफ्टर रोटेशन। ये जो रोटेशन हुआ यहां से यहां तक गई उसको हम रोटेशन कहते हैं। एज फॉलोज, देन दिस रोटेशन इज नोन एज एंगल। ये जो बनाया गया इसके द्वारा इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल के कितने टाइप्स होते हैं? 2। तो पहला होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। तो जो पॉजिटिव एंगल है उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और बता दूं मैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं घड़ी के बारे में, वॉच तो सभी के घर में होगी। तो ये एक आपकी निडल है, ये बड़ी सुई है और एक सपोज दैट छोटी सुई है। तो ये जो घड़ी है यहाँ पे 12, 1, 2, 3 है ना, ऐसे करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से ये घड़ी हुई है। तो ये वॉच है,
इस वॉच की अगर हम बात करें मैंने बनाई क्यों है, ठीक है, मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि इसका इससे रिलेशन है, मैं इसी की सहायता से आपको बता दूंगा। तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं, ये घड़ी की सुइयां कैसी चलती हैं, कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज। तो जो घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में जाती है उसको हम पढ़ते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, जो लोग समझना चाहें वो समझ लें, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। और जो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, घड़ी की सुइयां इधर चलती हैं और इसकी विपरीत दिशा क्या कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं वामावर्त, ओके। अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा अर्थात उसकी डायरेक्शन में जो यानी कि रोटेट करेगा उसको हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और जो एंटी दूसरी तरफ चलेगा विपरीत दिशा में उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। दैट क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है। जो पॉजिटिव एंगल होता है उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, उस बात को इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव एंगल। अर्थात यदि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल बना रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपकी इनिशियल साइड हो गई, कौन सी साइड, इनिशियल साइड, जैसा कि अभी हमने रेंज लिखी थी एक ही बात है। तो ये इनिशियल साइड हो गई ओ ए, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से ये इस तरीके से ओ बी पे जा रही है। तो ये जो रोटेशन था वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये आपकी वॉच है, इसकी सुइयां ऐसे चलती है तो ये इस तरफ से, तो यहाँ से ये इस तरह से एंगल बना रहा है। किस तरह से एंगल बना रहा है पॉजिटिव एंगल में, इस तरह। तो ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका कैसा एंगल है, पॉजिटिव एंगल। इस बात का ध्यान रखेंगे और आपके लिए ये नई चीज है, आज तक आपने केवल और केवल पॉजिटिव एंगल ही बनाया, नेगेटिव एंगल नहीं बनाया। तो यहां पे हमने बात की है, तो दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड, ठीक है। सभी बच्चों समझ में आ गया, ये टर्मिनल और ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ओके। तो आप यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से जब कोई रेस जाती है तो ये इनिशियल साइड और ये रोटेट करती हुई जितना आपका एंटी क्लॉकवाइज जाती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज जब जाती है तो पॉजिटिव एंगल का निर्माण करती है। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव एंगल। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल की, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब आप देखेंगे नेगेटिव एंगल के लिए, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज नेगेटिव। अर्थात घड़ी की सुइयों के किस दिशा में चलेगा, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में जब ये चलता है, मूव करता है, तो ये जो एंगल बनाता है, जो रोटेशन होता है, उसको हम कैसा एंगल कहेंगे, नेगेटिव एंगल। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देखिए वही इनिशियल साइड है ओ ए और ये इस तरीके से रोटेट करेगी ओ बी, ठीक है ना। तो यहां से जो रोटेट की, अभी आपने देखा कि मैंने जो रोटेशन लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज था। देखिए घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा होगा, यहां से देखो इनिशियल पॉइंट से, तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। देखो ये घड़ी की सुई हुई ये, और जब ऐसे चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, जब ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज, दैट इज नेगेटिव एंगल। कैसा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। अर्थात हम इसी को यहां पे लिख दोगे इनिशियल साइड, ठीक है, और इसको टर्मिनल साइड और इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज, इस तरीके से हम कह सकते हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। लेकिन आपने 10th क्लास में केवल 10th क्लास में क्या अब तक आपने जो भी पढ़ा है केवल पॉजिटिव। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया 60 डिग्री, है ना, हमने आपसे कह दिया 45 डिग्री और मैंने आपसे कह दिया 120 माइनस के। तो आज तक आपने ये नई जो चीज पढ़ने जा रहे हैं यही चीजें हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर निर्भर डिपेंड करती हैं। तो यहां से हम बात करेंगे 60 डिग्री, तो आपने यहां से लिया और इस तरीके से क्या किया, ये कैसा एंगल है पॉजिटिव, तो कैसा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस तरीके से ये आपका 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करें 45 डिग्री की, तो आप जानते हैं, लो थोड़ा सा और कम कर दो, ये आपका 45 डिग्री। यहाँ दिखाना पड़ता है, हम लिखते नहीं है, बेशक वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सारे एंगल पॉजिटिव बनाने के लिए इस तरीके से इसी रूल का प्रयोग करते हैं। दैट क्लियर। तो आपने जो भी सीखा, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर जो -120 या और एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए -90 भी ले लो, -90 ले लो और -120 भी ले लो, चलिए हम बनाते, और चलिए इतना बना लीजिए। अब हमने -90 लिया तो -90 के लिए ये आपकी इनिशियल साइड हो गई और ये आपकी टर्मिनल साइड हो गई, दैट इज ये आपका 90। तो अब आप जो दिखाएंगे तो ये देखो क्लॉकवाइज हो गया। तो जैसे ही हम ये इनिशियल पॉइंट से चलते हैं तो ये और ये टर्मिनल साइड, तो आपका किधर की तरफ रोटेशन है, तो रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज है, तो ये क्या बनाएगा -90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से -120 की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये 90 हो गया, 30 और जोड़ लो, तो ये आपका कितना हो गया -120। कैसा रोटेशन है बच्चों, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स में ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल, 2 टाइप्स ऑफ एंगल, नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन होने पर बनता है, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज नेगेटिव, ठीक है। और इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव। इसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स आपको दिए, 2 इसमें दिए। तो आपको क्लियर होगा यहां तक, जितना भी मैंने आपको समझाया। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज हमने जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात की है, सबसे बड़ी बात थी कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आज बताना था और कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं इसके बारे में हमें बात करनी थी। कल से जो अपना टॉपिक और स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें। तब तक आज मैंने जो पढ़ाया उस पर आप डिस्कस करें और सीखें। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उस क्वेरी को डालें, जिससे हम देख सकें और आपकी क्वेरी पूरी कर सकें। मैं अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूंगा, है ना। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है ना, तो सारी चीज़ें आती रहेंगी। बुक्स आपकी NCERT की पढ़ी हुई हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेके चल रहे हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।